Hello everyone, welcome to this new session. आज हम लोग कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, नया सीखेंगे और उस नए सीखने के क्रम में क्या है कि आज हम सीखेंगे कि बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब कभी भी हम अपने किसी वर्क में किसी वर्क को कोट करना चाहते हैं, अगर हम कुछ राइटिंग कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं या कोई और मैन्युस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम जो सोर्सेज का यूज़ करते हैं तो उसे मेंशन करना पड़ता है हमें अपने वर्क में कि हमने वो जो सोर्स हैं या वो सारी चीज़ें हैं हमने कहाँ से पढ़ी है, कहाँ से हेल्प लिया है, क्या चीज़ें की हैं, तो उसको मेंशन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस। तो हम आज जानेंगे कि बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस क्या होते हैं और कैसे हम उसको लिखें। यानी इवन हम हर जगह उसका प्रयोग करते हैं, छोटी से छोटी राइटिंग को ले चाहे देखें हम, चाहे बुक्स हम लिखते हैं उसमें रेफरेंसेस को देखें, चाहे थीसिस लिखते हैं तो हर जगह हम को मेंशन करते हैं क्योंकि हम जिस किताब का सोर्स लेते हैं या उसकी हेल्प लेते हैं या उसी चीज़ों को मेंशन करते हैं तो उसको हमें प्रॉपर क्रेडिट देना पड़ता है। ठीक है, ये रिसर्च एथिक्स है या इसको हम एथिक्स भी कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो हमें उनको जो है क्रेडिट देनी चाहिए जो उसके ओरिजिनल आता है। तो उसके लिए हम रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी क्या होती है, रेफरेंस क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, कैसे करते हैं और डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं रेफरेंसिंग की उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में अंतर क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर जो लिखी है इसको देखें तो बिब्लियोग्राफी इंक्लूड्स all the works are sources that are used to get ideas for the given assignment or research work। मतलब बिब्लियोग्राफी में वो सारे वर्क या सोर्सेज सम्मिलित होते हैं जिनसे हमने कहीं ना कहीं अपने असाइनमेंट या रिसर्च वर्क के लिए आइडिया लिया है। यानी हमने उसकी पढ़ाई की, उसको पढ़ा और उससे कुछ ना कुछ आइडियाज जो है हमने अपने असाइनमेंट में, अपने रिसर्च वर्क में डाला। तो वो सारे वर्क या सोर्सेज जो होते हैं वो बिब्लियोग्राफी में। रेफरेंसेस थोड़ा सा डिफर है इससे। रेफरेंसेस में केवल वही वर्क आते हैं, वही वर्क इंक्लूड होते हैं जिनके जिनको हमने अपने अपने असाइनमेंट या रिसर्च वर्क में साइट किया है, यानी उनके कंटेंट को हमने उठा करके एज इट इज लिख डाला या लिखा। तो अब चूंकि रेफरेंस को हमने साइट किया है, उस वर्क को हमने साइट किया, उस वर्क की चीज़ों को साइट किया है, तो वो हम रेफरेंसेस में लिखेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में। बिब्लियोग्राफी में सारे वर्क या सोर्स सम्मिलित होते हैं जहाँ से हमने आइडियाज लिए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने उस बैकग्राउंडेड मटेरियल को साइट किया हो या ना किया हो, तो भी वो बिब्लियोग्राफी में आएगा। यानी आइडियाज भी लिया है तो भी वो हमारे बिब्लियोग्राफी में आएगा। लेकिन रेफरेंसेस में केवल वही वर्क आते हैं जिनसे हमने एक्चुअली में क्या किया है, कंटेंट को उठाया है, वहाँ से लिया है और उसको हमने वर्क में लिखा है, कोड कर दिया। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी डिटेल में बात नहीं करनी है, केवल हम जानेंगे कि अब स्टाइल्स क्या है। अगर हम देखें रेफरेंसिंग के बिब्लियोग्राफी की स्टाइल्स, तो कुछ मेजर स्टाइल जो यहाँ पर लिखी गई हैं उनमें एपीए है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए स्टाइल, ऑक्सफोर्ड स्टाइल, हार्वर्ड और शिकागो स्टाइल। तो ये कुछ स्टाइल ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग है जिनको हम यूज़ करते हैं बिब्लियोग्राफी रेफरेंसिंग में। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बेसिकली जो एपीए स्टाइल है उसका हम यूज़ करते हैं एजुकेशन की फील्ड में, बिजनेस या सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज जो डिसिप्लिन है वहाँ पर हम एपीए स्टाइल का यूज़ करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो स्टाइल डेवलप की है उसको यूज़ करते हैं। एमएलए स्टाइल नॉर्मली यूज़ होता है इंग्लिश और मीडिया स्टडीज़ में। ऑक्सफोर्ड स्टाइल इज ऑफन यूज्ड इन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड क्लासिक्स। और दूसरे और इंडिविजुअल डिसिप्लिन में हार्वर्ड और शिकागो स्टाइल्स होती है। तो हम बहुत डिटेल में इन स्टाइल्स की बात नहीं करेंगे, केवल एक पर्टिकुलर स्टाइल की बात करेंगे जो एजुकेशन या ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ होती है, जिसको हम एपीए के नाम से जानते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो बनाई है स्टाइल। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे अगर हम इस तरह के वर्क करते हैं, यानी एजुकेशन की फील्ड में या बिजनेस या इस तरह की फील्ड में कोई काम करते हैं, तो उसमें हम एपीए स्टाइल का यूज़ करेंगे लिखने में। और उस एपीए स्टाइल में जो है हम कैसे लिखेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे लिखेंगे उस वर्क को जो हमने जिसको हमने सोर्स के रूप में यूज़ किया है या जिसको हमने पढ़ा है, जिससे हमने आइडियाज़ लिए हैं। तो
आगे बढ़ने से पहले हम जान लें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं रेफरेंसिंग के या बिब्लियोग्राफी के। तो सबसे पहला जो बेसिक रूल होता है कि जो ऑथर्स नेम्स हैं, ठीक है, यानी जो लेखक का नाम है जिससे हमने जिसके वर्क को हमें कोट करना है, साइट करना है, ठीक है, तो उसके नाम को हम उल्टा कर देते हैं रेफरेंसिंग, यानी पहले टाइटल आएगा फिर उसका फर्स्ट नेम, और इस तरह से इनिशियल जो होंगे सारे हम लिखेंगे शुरुआत में, यानी शुरुआत इसकी इस तरह से। रेफरेंस लिस्ट जब बनाएंगे हम पूरा एक ऊपर एक टू जेड इस तरह से, तो अब चूंकि अल्फाबेटिकली क्या है, हम उसके फर्स्ट नेम से ना शुरू करके, जैसे हमने लिस्टिंग की है, यानी हम पहले लास्ट नेम से शुरू करते हैं रेफरेंसिंग, तो लास्ट नेम के अकॉर्डिंग जो अल्फाबेट आएगा उसी अकॉर्डिंग हम रेफरेंस लिस्ट तैयार करेंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्क ऑथर की एक से अधिक वर्क है, in case if you have more than one work by a particular author, ठीक? तो अगर इस केस में अगर एक ऑथर की एक से ज्यादा वर्क है, तो उस केस में भी क्या होता है, उस केस में हमें, ठीक है, कहाँ से लेंगे, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी जो उसका ओल्डेस्ट वर्क होगा उससे फिर नए वर्क पे आएंगे, तो पब्लिकेशन डेट के अकॉर्डिंग उसको हम अरेंज कर देंगे, यानी एक ही ऑथर की चीज को भी हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगला है उसमें कि अगर when an author appears both as a sole author and another citation as a first author of a group, तो कभी कभी ऑथर अकेले भी बुक लिखते हैं, बहुत सारे ग्रुप में भी लिखते हैं, जिसमें एक से अधिक ऑथर होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले वो एंट्री पहले लिखेंगे हम, या उस ऑथर का नाम पहले उसमें लिखेंगे जिसमें वो सोल ऑथर है, उसके बाद हम जो ग्रुप ऑथर है जिसमें फर्स्ट ऑथर है उस ग्रुप में आया हुआ है उसको हम बाद में लिखेंगे। फिर इसमें एक चीज़ और है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करते हैं कि एंड जो वर्ड होता है जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम सिंबल एंड का यूज़ करेंगे रेदर देन यूजिंग द वर्ड ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी वर्ड की जगह पे हम एंड का यूज़ करेंगे अगर हम किसी मल्टीपल ऑथर्स के वर्क को जो है हम लिस्ट कर रहे हैं। फिर इसमें लिखा है कि ऑल लाइंस आफ्टर द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच एंट्री इन योर रेफरेंस लिस्ट शुड बी इंडेंटेड, ठीक है, कंप्यूटर में इंडेंटेशन का ऑप्शन होता है, तो अगर पहली लाइन जब हम रेफरेंसिंग करते हैं तो पहली लाइन के बाद जितनी लाइनें होंगी वो क्या होंगी, वो लेफ्ट मार्जिन में होंगी, यानी हाफ इंच जो है लेफ्ट मार्जिन उनका होगा, जिसको हम हैंगिंग इंडेंटेशन भी करते हैं, और ये हैंगिंग इंडेंटेशन आसानी से सेटअप में जाकर के कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो जाता है, यानी पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन में गैप होगा, लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ इसकी हुई होगी। फिर कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टाइटल, किसी भी जो टाइटल का जो फर्स्ट वर्ड है उसके पहले लेटर को हम कैपिटलाइज करेंगे एंड द सब टाइटल ऑफ द वर्ड। इटैलिसाइज टाइटल्स ऑफ द बुक्स एंड जर्नल्स, और क्या करेंगे, अगर बुक्स और जर्नल्स को मेंशन कर रहे हैं तो उसको हम इटैलिसाइज करेंगे और बाकी किसी को नहीं करेंगे। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है किसी टाइटल ऑफ द वर्क के लिए कोई ऑथर दिया नहीं होता है, तो इन केस इफ देयर इज नो ऑथर, if no author is given for a particular source, so in that case you have to alphabetize using the title of the work, and so that will come in the place of the author, यानी जो टाइटल है वर्क का टाइटल जो है जहाँ ऑथर लिखते थे उसकी जगह पे आएगा, and then use a shortened version of the title for parenthetical citation। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स अगर मेंशन कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट सोर्स को मेंशन कर रहे हैं, अगर उसका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर अवेलेबल है, DOI अवेलेबल है, तो उस DOI को जरूर उसके आगे हम मेंशन करें। तो ये दीज आर सम बेसिक रूल्स फॉर राइटिंग रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस को मेंशन करने के लिए कुछ बेसिक रूल हैं जिनका हमें यूज करें। तो अगर इन बेसिक रूल को जब कभी भी हम लिखेंगे तो ये बेसिक रूल तो हमें याद ही रखना है, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं अलग अलग वर्ड को लिखने के लिए, तो हम APA स्टाइल में उन्हीं को जानने का प्रयास करेंगे कि APA स्टाइल में उनको हम कैसे यूज करें। जैसा कि हमने देखा कि ये कुछ बेसिक रूल्स थे,
और उन्हीं बेसिस को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग सोर्सेज जो जिस फॉर्म में अवेलेबल थे उनको हमने वहाँ पढ़ा और उसको हमने फिर अपने वर्क में उसका यूज़ किया, उनके आइडियाज़ को यूज़ किया, जैसे भी यूज़ किया, ठीक है। उनको हम कैसे रेफरेंसिंग उसमें लिखेंगे, रेफरेंसिंग करेंगे बिब्लियोग्राफी के अंदर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले सब बेसिक फॉर्म्स ऑफ सोर्सेज इन प्रिंट। अगर प्रिंट फॉर्म में कुछ सोर्सेज हैं तो उनको कुछ, जैसे कि आर्टिकल किसी पीरियडिकल में छपा हुआ है, जर्नल में या न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, तो उसको हम कैसे लिखें। तो एक जनरल फॉर्मेट देखिए, अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एक जनरल फॉर्मेट लिखा हुआ है और इस जनरल फॉर्मेट के हिसाब से बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि सबसे पहले, जैसे हमने पहले बात की थी कि ऑथर्स का टाइटल, देन उसका फर्स्ट नेम, अगर मल्टीपल ऑथर हैं तो इस तरह से हम उनको ऐड करेंगे, 2 से 3 है, ठीक है। देन ईयर, मंथ, डे ऑफ पब्लिकेशन फॉर डेली और वीकली और मंथली पब्लिकेशंस जो भी है। डॉट, we use dot, title of the article, then we will put dot after that title of the periodical, it means title of the journal, newspaper or magazine, after that volume number and pages. So in this way we will write a reference. So the first example that is given for a general article having one author, ठीक है। एक ऐसे आर्टिकल के लिए जिसमें एक ही लेखक है, उसने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए टाइटल जो था आथर का हार्लो, हार्लो पहले लिखा हुआ है, कॉमा लगा के उसका फर्स्ट नेम HF शॉर्ट में है, ब्रैकेट में आप जिस ईयर में पब्लिकेशन था, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा 1983, डॉट लगाया, फिर डॉट ध्यान रखना है। देन वी हैव मेंशन्ड दैट फंडामेंटल्स ऑफ प्रिपेयरिंग साइकोलॉजी है, ये टाइटल का नाम था, ठीक है ना, उस आर्टिकल का जो टाइटल था, ठीक है, दैट इज द टाइटल ऑफ द आर्टिकल। सो हियर we will write title of the article, then we will put dot after that title of the periodical. So here the name of the journal is Journal of Comparative and Psychology, Physiological Psychology. So here you have to italicize this, so you can easily italicize this Journal of Comparative and Physiological Psychology, comma after that you will write volume number of that journal एंड देन पेजेस, पेज नंबर, जिस उस जर्नल में किस पेज नंबर पे वो आर्टिकल छपा था, तो यहाँ पे मेंशन है 893 से लेकर के 896 था। तो ये बहुत ही एक बेसिक फॉर्म है। अगर कोई ऑथर की आर्टिकल जो है किसी जर्नल में पब्लिश होती है तो उसको, और उससे हमने आइडियाज दिए तो उसको हमने कैसे क्रेडिट देना है, थोड़ा सा अब इसी आइडिया को लेकर चलते हैं, यहीं से आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे देखें नेक्स्ट, तो वो तो सिंगल ऑथर के लिए था। अगर किसी आर्टिकल को 2 से 7 ऑथर ने मिलकर के लिखा है तो कैसे लिखेंगे, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखें इसमें, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले लाइन के बाद इंडेंटेशन हो जाता है, ठीक है ना, दूसरी और अगली लाइनों के लिए, तो यहाँ पे इंडेंटेशन किया गया है। आप यहाँ पे देखो टाइटल, ऑथर का टाइटल, उसके बाद सबको कॉमा से सेपरेट करके, और लास्ट जो ऑथर था उसके पहले एंड लगा करके और उसको जोड़ा गया। ये 2 से 7 ऑथर के केस में था। फिर पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर हैंगिंग इंडेंटेशन, इंडेंटेशन के बाद अगली लाइन टाइटल ऑफ द आर्टिकल, एंड देन नेम ऑफ द जर्नल, जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, वॉल्यूम नंबर और पेजेस। ये था जब 2 से 7 ऑथर। इन केस अगर उससे ज़्यादा हो गए, 8 या 8 से ज़्यादा, तो उस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड से ना जोड़ करके उसमें डॉट डॉट लगा करके और लास्ट ऑथर का नाम लिख करके सिंपल हमने उसको कर दिया। तो फॉर्मेट बाकी कुछ वही रहेगा, केवल चेंजेस ये हो रहेंगे। जहाँ हमने एंड यूज़ किया था डॉट डॉट करके, क्योंकि ऑथर को मेंशन करना पॉसिबल नहीं, अगर 8 से ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम शॉर्ट में इस तरह से ले सकते हैं। तो ये था प्रिंट सोर्स के लिए, यानी कोई आर्टिकल अगर किसी जर्नल में छपा होता है तो उसको हम कैसे उसकी बिब्लियोग्राफी या उसकी रेफरेंसिंग करें।
आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि अगर कोई सोर्स जो है किसी नॉन पीरियोडिकल से लिया गया, कोई नॉन पीरियोडिकल सोर्स है, जैसे बुक है, रिपोर्ट है, ब्रोशर है, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे, उसकी डिफरेंसिंग कैसे करेंगे, उसको देखते हैं। अगर आप सिंपली देखें तो सबसे पहले वही तरीका वही रहेगा, ऑथर का नाम और साथ साथ उसका टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एज इट इज, टाइटल ऑफ द वर्क, जैसे हमने वहां देखा था, वहां पे टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखते थे, केस ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे टाइटल ऑफ द वर्क लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई सब टाइटल है तो उसको साथ कोलन के हाथ में उसको भी लगाएंगे, एंड देन आफ्टर पुटिंग डॉट we will write location and then state abbreviations for publisher. Okay, so here लोकेशन स्टेट इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। बुक का नाम देखो, बुक में आर्टिकल, एक बुक से सोर्स से जो है कुछ चीज़ ली गई थी, तो यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन, डॉट लगाने के बाद उस बुक का नाम, APA गाइड टू प्रिपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर जनरल पब्लिकेशन, इसको इटैलिसाइज कर दिया गया है। डॉट, आफ्टर पुटिंग डॉट, राइट ऑन द लोकेशन इन कोलम एंड देन पब्लिशर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये बुक का नाम था। तो इस तरह से आप किसी ब्रोशर, बुक, रिपोर्ट या चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्क है, उसको आपको हमने जो पहले आपकी स्टाइल बताई थी उससे आपको ध्यान में रखना है कि कुछ बेसिक रूल्स क्या हैं और कुछ स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं, अलग अलग चीज़। बेसिक रूल्स सभी के लिए कॉमन रहेंगे, लेकिन स्पेसिफिक रूल्स अलग अलग हो जाएंगे, यानी आर्टिकल के लिए थोड़ा सा हटके होगा और बुक के लिए कुछ और। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रोशर के लिए देख लिया हमने, ब्रोशर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ब्रोशर में क्या है, ऑथर का नाम नहीं लिखा था, तो यहाँ पे सिंपल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ऑन इंडिपेंडेंट लिविंग का नाम है, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें टाइटल है उसको लिखा गया है, कौन सा एडिशन है, इस तरह से ब्रोशर को मेंशन कर सकते हैं। या कोई बुक या आर्टिकल जिसमें ऑथर ना हो, हमने पहले बात की थी कि कोई ऑथर ना दिया गया हो, जिसे मीरियम वेबस्टर कॉलेजिएट डिक्शनरी, ऑथर नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट में 10th एडिशन लिख दिया, डॉट लगाने के बाद ईयर लिखा, डॉट, एंड देन इन द सेम वे हमने एज इट इज उसको मेंशन कर दिया, ठीक है, जहाँ से पब्लिश हुआ था, जिस जगह से हुआ था। तो ये दूसरा एक एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये ब्रोशर और बुक या आर्टिकल को मेंशन करने का तरीका है। अगर कोई ट्रांसलेटेड वर्क है या रीपब्लिश्ड वर्क है तो उस केस में कैसे करेंगे, तो इसमें भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, किसी वर्क को रीपब्लिश किया जाता है और रीपब्लिश करने वाला कोई और व्यक्ति होता है, ऑथर कोई और होता है, ओरिजिनल ऑथर, तो इसको कैसे करेंगे हम, ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो ट्रांसलेटेड वर्क जिसने किया है उसका नाम, टाइटल उसका, फिर उसका फर्स्ट नेम, ईयर, उस टाइटल का नाम जिस नाम से वो पब्लिश हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल वर्क किसका था, FW ट्रेस्कॉट एंड FL इमोरी ट्रांसलेटेड, न्यू ईयर जगह का नाम और उसके साथ पब्लिशर का नाम, एंड देन आफ्टर दैट वी विल राइट ओरिजिनल वर्क पब्लिश्ड इन 1854, ये भी लिखेंगे कि ओरिजिनल वर्क कब पब्लिश हुआ। तो इस तरह से हम चीजों को मेंशन करें। देन रिव्यू ऑफ अ बुक, अगर किसी बुक का रिव्यू लिखना हो, बुक का रिव्यू कहीं हमने पढ़ा हो, ठीक है, या उस चीज प्रोग्राम उससे जुड़ी चीज, उससे कुछ चीज हमने ली हो, तो अगर वहां से कोई सोच लिया हमने तो उसको इस तरह से मेंशन करेंगे, ठीक है। और रिव्यू का नाम लिखेंगे, एक्सपोजिंग द सेल्फ नॉलेज मिथ, किस बुक का रिव्यू था वो भी मेंशन करेंगे हम, और फिर कहाँ पब्लिश हुआ है, और इस तरह से चीज़ों को मेंशन करेंगे। तो ये कुछ और फॉर्मेट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्क के लिए। आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई सोर्स जो है वो किसी नॉन पीरियड का हिस्सा हो, अगर पार्ट हो उसका, बुक चैप्टर हो या आर्टिकल हो कलेक्शन का, तो उसको कैसे हम ले जाएं। तो बिल्कुल क्लियर है, ऑथर का नाम जैसे आप जानते हैं वैसे ही लिखेंगे,
पहले टाइटल ऑफ द चैप्टर लिखेंगे, जिस चैप्टर से हमने वो चीज़ ली है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इन एडिटर नंबर, एडिटर का नाम, दूसरे एडिटर का नाम, ठीक है। टाइटल ऑफ द बुक लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसमें एक बुक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उसको एडिट करता है, उसके राइटिंग हर एक चैप्टर के राइटर ऑथर अलग अलग होते हैं, लेकिन एडिटर जो होता है उसकी एक दूसरे अधिक हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स अलग अलग लोगों के होते हैं और एक बुक में पब्लिश होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है कि उस टाइप उसको हम कैसे मेंशन करें, क्योंकि वहाँ पे एडिटर भी है, ऑथर भी है। तो ऐसे में क्या होता है, जब कोई बुक होती है जिसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स अलग अलग लोगों ने लिखे हैं और वो कलेक्शन होता है चैप्टर्स का, टाइटल ऑफ द बुक वो अलग होता है, तो उस केस में मेंशन करना होता है। तो उस केस में सिंपल है कि सबसे पहले जिस चैप्टर को हमने वहाँ से लिया उसका टाइटल मेंशन करेंगे, डॉट, फिर लगाने के बाद उसको उसके एडिटर कौन है, तो एडिटर जो एडिटर के नाम है वो देखो हमने लिखा है इन BR वेनरिल एडिटर, सिंगल था। फिर उस टाइटल का नाम लिखेंगे, टाइटल ऑफ द बुक का नाम, जिस बुक से हमने सोर्स लिया है, जेंडर इश्यूज अक्रॉस द लाइफ साइकिल। उसके बाद ब्रैकेट में पेजेस चैप्टर के, डॉट, जगह का नाम और पब्लिशर। तो इस तरह से किसी आर्टिकल या चैप्टर ऑफ द बुक को हम मेंशन कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं, तो अगर आप इसको मेंशन करेंगे बहुत केयरफुली तो आपको एक अच्छा जो है अच्छे तरीके से बिब्लियोग्राफी को लिख सकते हैं, और रिसर्च में कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बिब्लियोग्राफी लिखने में स्पेशली नहीं आएगी अगर आप इसको ध्यान से देखें, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसान तरीके से इसमें बताया गया। ये तो रही हमारे प्रिंट सोर्सेज की बात, जिसमें हमने देखा कि पीरियोडिकल्स और नॉन पीरियोडिकल्स में कोई चीज़ छपी हुई हो तो उनको हम कैसे, लेकिन अगर बेसिक फॉर्म्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज से हमने कोई चीज़ ली है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज से कोई किताब हो या इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज से हमने कोई आर्टिकल था उसको लिया, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे उसको। तो एज इट इज सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे हमने पहले देखा था आर्टिकल केस में। अगर इंटरनेट पीरियोडिकल्स से हमने आर्टिकल्स को पढ़ा है, वहाँ से कोई चीज़ ली है, पढ़ी है, उसके आइडियाज़ को लिया, उसको मेंशन करना है। ऑथर्स नेम, डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द आर्टिकल वही रहेगा जैसे हमने पहले देखा था। टाइटल ऑफ द जर्नल, यहाँ पे डॉट लगाने के बाद टाइटल ऑफ द जर्नल लिखेंगे, किस जर्नल से लिया। वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर लिखेंगे, जैसे हमने वॉल्यूम नंबर लिखा 8 और इशू नंबर क्या है उसको ब्रैकेट में लिखना। डॉट लगाने के बाद कहाँ से रिट्राइव किया है, जो उसका एड्रेस है उस एड्रेस को हम लिखेंगे रिट्राइव्ड, और किस टाइम किस डेट में मेंशन करके, और उस एड्रेस को वहाँ से उठा के हम कॉपी कर देंगे एड्रेस बार से, इंटरनेट से एड्रेस बार जो है उसको वहाँ से कॉपी करके एज इट इज। देखो यहाँ पे अगर आप इसको देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे बिल्कुल ये एड्रेस बार से उठा कॉपी किया है, ये एज इट इज आपको मिल जाएगा, इसमें नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो ये वहाँ से इंटरनेट से मिल जाएगा। एक चूंकि इलेक्ट्रॉनिक सोर्स को मेंशन कर रहे हैं तो इसको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर नॉन पीरियोडिकल इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स, नॉन पीरियोडिकल इंटरनेट डॉक्यूमेंट मतलब कोई वेब पेज या रिपोर्ट इस तरह की हो, उसको उससे हमने कंटेंट को दिया हो या पढ़ा हो, ठीक है, वहाँ से कुछ लिखना हो, तो उस केस में सिंपल देखो फॉर्मेट दिया गया है। अगर आप फॉर्मेट देखें तो उस फॉर्मेट में ये बताया गया है कि जस्ट राइट डाउन द ऑथर्स नेम, तरीका वही रहेगा, यानी स्टाइल जो रहेगा लिखने का वही रहेगा जो आपके बेसिक रूल्स में बताया गया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, टाइटल ऑफ द आर्टिकल लिखेंगे जो उस डॉक्यूमेंट का है, इंटरनेट डॉक्यूमेंट का है, लेकिन उसके बाद हम लिखेंगे डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, जिसको हम बोलते हैं DOI, वो DOI आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उस DOI को कॉपी करके यहाँ पे लिख, तो वो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर लिखा जाता है। ये उसके लिए होगा, नॉन पीरियोडिकल इंटरनेट डॉक्यूमेंट के लिए। अभी कुछ और ऐसे सोर्सेज हैं जिनको बहुत हम कम यूज करते हैं। ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी है, तो उसको अगर हमने उससे कोई चीज़ ली है तो उसको भी इस तरह से हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे सिंपल या वर्ड या टॉपिक जो भी डिफाइन किया गया है उसको हमने लिया है। जैसे मानो फेमिनिज्म हमने वहाँ से उठाया डिक्शनरी से, उस डिक्शनरी से पढ़ा है, हमने टॉपिक लिखा, उस वर्ड को लिखा यहाँ पे डॉट एन डॉट डी, डॉट लगाने के बाद किस डेट ऑफ पब्लिकेशन अगर
है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, नॉट डिफाइंड इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ऑनलाइन। ठीक है, टाइटल देखा जाएगा कि इस टाइटल इस डिक्शनरी से लिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन डिक्शनरी थी इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ऑनलाइन एंड देन रिट्राइव फ्रॉम पूरा एज इट इज वेब एड्रेस वहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हम कॉपी करते हैं यहाँ भी हम एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। तो ये इस तरह से ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी को हम मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही कोई ई बुक अगर हम पढ़ते हैं और इस ई बुक से कोई चीज हमने लिया है तो सिंपल रूल वही रहेगा, ऑथर्स नेम, टाइटल ऑफ द ई बुक और रिट्राइव फ्रॉम द, ठीक है, एड्रेस पूरा वहाँ कॉपी कर। ऐसे ही कोई चैप्टर या सेक्शन है किसी वेब डॉक्यूमेंट का या ऑनलाइन बुक का, तो उसको कैसे लिखेंगे? सिंपल, जैसे हमने टाइटल देखा अभी ई बुक के लिए, तो ई बुक में टाइटल लिखते हैं और टाइटल का नाम, यहाँ भी आर्टिकल का नाम। अगर किसी बुक में है, किसी चैप्टर चूंकि हम ले रहे हैं, सेक्शन को ले रहे हैं, तो उस चैप्टर का नाम लिखेंगे जिस चैप्टर से हमने कंटेंट लिया है, किस बुक में था वो, क्योंकि वो बुक का नाम भी वहाँ होगा, डॉट लगाने के बाद उस बुक का नाम। डॉट और कॉमा को बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें डॉट यहाँ पे कॉमा लिख दिया ऐसा कुछ नहीं तो फॉर्मेट में वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जहाँ कॉमा लगना है वहाँ कॉमा लगाएंगे, डॉट लगना है वहाँ डॉट। इन टैपिंग इनटू द सोलर रिवोल्यूशन, ये टाइटल ऑफ द बुक था, पेज नंबर दिया हुआ है और उसके साथ साथ जो है कहाँ से रिट्राइव किया गया ये मेंशन किया गया है। तो रिट्राइव फ्रॉम ये इस जगह का, ठीक है ना, इस सोर्स से मेंशन किया, उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे पूरा कॉपी, उस एड्रेस कॉपी करते हैं हमने। तो एज इट इज बिल्कुल सिंपल तरीके और रिट्राइव फॉर्म लिखने के बाद उसको आपको आगे कुछ लिखना नहीं है, सिंपल जहाँ से आप कंटेंट को ले रहे हैं उसका वेब एड्रेस। तो ये जैसे हमने पहले देखा था कि किसी बुक के चैप्टर को हम अगर हम प्रिंट फॉर्म से ले रहे हैं तो उसको हमने देखा था ये ऑनलाइन बुक के चैप्टर का है, तो यहाँ पे चूंकि ऑनलाइन बुक है तो ऑनलाइन बुक के ही हमें उस सोर्स का वेब एड्रेस देना। अब कुछ और सोर्सेज होते हैं जो बहुत ही नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर जब कुछ ही कभी ऐसा कुछ होता है या हम मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसको भी हमें क्रेडिट देना है, जैसे ऑडियो पॉडकास्ट। अब ऑडियो पॉडकास्ट को हमें अगर क्रेडिट देना है, उसको हमें कोई चीज़ दी है, कुछ सुना है कभी ऑडियो से कोई चीज़ और उसको हमें लगा कि हाँ उसको देना है, तो उस केस में क्रेडिट देने के लिए उसको हम रेफरेंसिंग उसकी इस तरह से करेंगे, ऑथर्स जो भी है, उसका डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द पॉडकास्ट, उसका टाइटल लिखा होता है पॉडकास्ट का, टाइटल ऑफ पॉडकास्ट प्रोवाइडर और कहाँ से रिट्राइव किया गया ऑनलाइन, उसको हम इस तरह से समझते हैं। ऐसे ही बेसिकली पॉडकास्ट जो होते हैं सीरीज होते हैं, ऑडियो सीरीज होंगे या वीडियो सीरीज होंगे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के वो बनाए जाते हैं, एक विशेष थीम को लेकर बनाए जाते हैं। तो एक ही टॉपिक पे कई सारे जो है उनके वीडियोज या ऑडियोज होते हैं, ऑडियोज होंगे तो ऑडियो पॉडकास्ट कहलाती हैं, वीडियो पॉडकास्ट मतलब अगर वीडियो लेक्चर्स किया वीडियो इस तरह की सीरीज होगी तो वीडियो पॉडकास्ट कहलाएगी। तो आप पॉडकास्ट आपको ऑनलाइन आप देखेंगे मिल जाएगा, तो उससे भी आप कभी कभी कंटेंट पढ़ते हैं या सुनते हैं उसको जानते हैं तो उसको भी क्रेडिट देना होता है, इस तरह से हम उसको क्रेडिट दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, अगर वीडियो पॉडकास्ट को हमें क्रेडिट देना है, उसकी रेफरेंसिंग करनी है तो प्रोड्यूसर का नाम पहले लिखेंगे, प्रोड्यूसर कौन था, नाम, टाइटल, पहले नाम, उसके बाद प्रोड्यूसर पर लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन, एपिसोड का टाइटल लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एपिसोड का टाइटल था द कम्युनिटी कॉलेज क्लास एपिसोड 7, और उसके बाद डॉट लगाने के बाद एडवेंचर्स इन एजुकेशन, ये क्या था, ये टाइटल ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज, पॉडकास्ट सीरीज की टाइटल थी। डॉट लगाने के बाद पॉडकास्ट कहाँ से रिट्राइव किया गया है, रिट्राइव फ्रॉम द एड्रेस, वेब एड्रेस, कॉलम लगा के वेब एड्रेस लिखेंगे, तो मतलब सॉरी वो जो आपका एड्रेस है http डॉट व्हाटएवर द एड्रेस वो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, तो इस तरह से वीडियो पॉडकास्ट का रेफरेंसिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये क्लियर है, अगर आप देखें इसमें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये हमने देखा था ऑडियो और वीडियो पॉडकास्ट के, लेकिन बहुत सारे ऑडियो विजुअल और सोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं
पढ़ते हैं और उसको भी हम जो है देखते हैं, समझते हैं, और उसको भी उसके जो कंटेंट होते हैं उसको भी, कई हुई चीज़ों को हमने वर्क में उसको तो उनको भी साइट करना होता है। अगर आपको रेफरेंसिंग में लिखना हो तो उस केस में हम क्या क्या करेंगे, या मोशन पिक्चर है या कोई वीडियो टेप है तो उसके लिए सिंपल दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर का नाम, पहले एंड लगाने के बाद डायरेक्टर का नाम, डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द मोशन पिक्चर, ठीक है, फिर मोशन पिक्चर है क्या नहीं है उसको लिखेंगे, कंट्री ऑफ द ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, स्टूडियो, डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। उस सोर्स का नाम है रियली बिग डिजास्टर मूवी, मोशन पिक्चर था, कहाँ किस स्टूडियो में डिस्ट्रीब्यूट कौन था, पैरामाउंट पिक्चर्स, जगह का नाम लिखा हुआ है एज इट इज। ऐसे ही टेलीविजन ब्रॉडकास्ट ये दिया हुआ है। तो आप इन दोनों अगर आप इसको देखें फॉर्मेट्स को तो आसानी से आप एक मोशन पिक्चर या वीडियो टेप को या फिर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट को इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको अगर आप जानते हैं, समझते हैं, तो आप आसानी से इसकी रेफरेंसिंग लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई सिंगल एपिसोड है किसी टेलीविजन सीरीज का, उसको आपने देखा, पुराने देखा टेलीविजन सीरीज का एक सिंगल एपिसोड देखा, तो उस केस में कैसे रेफरेंस करेंगे, राइटर का नाम, डायरेक्टर का नाम, डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल, जो एपिसोड आपने देखा था किस टेलीविजन सीरीज का एपिसोड था, उसके प्रोड्यूसर, ठीक है, और सीरीज का टाइटल, सिटी ऑफ ओरिजिन, ये इस तरह की चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं सिंगल एपिसोड अगर हमें किसी टेलीविजन सीरीज का करना हो। म्यूजिक रिकॉर्डिंग हो उसको कैसे करना है, तो बिल्कुल म्यूजिक रिकॉर्डिंग अगर आपने सुनी है, कोई नॉलेज उससे आपको मिला हो, तो उसको भी आप इस तरह से डाल सकते हैं। सॉन्ग राइटर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डे ऑफ कॉपीराइट, टाइटल ऑफ द सॉन्ग, कहाँ से रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्डेड बाय, इस व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद एज इट इज सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको उस म्यूजिक में मिल जाएंगी, सोर्स आप म्यूजिक में मिल जाएंगे और उसको आप आसानी से साइट कर सकते हैं या उसको इसकी रेफरेंसिंग कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने जानी कि रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी जो है एपीए स्टाइल में कैसे की, क्योंकि हम एपीए स्टाइल से ही डील कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा और जो डिफरेंट स्टाइल्स में वेरिएशन होता है, लेकिन चूँकि एपीए को जान रहे थे तो एपीए स्टाइल में जब कभी आपको लिखना हो आप ये बेसिक रूल्स जो हमने बताया आपको शुरुआत में उनको फॉलो कर सकते हैं, और बाकी ये जो डिफरेंट स्पेसिफिक रूल्स हैं अलग अलग सोर्सेज के लिए, इनको फॉलो करके आप एक अच्छे जो है बिब्लियोग्राफी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, रेफरेंसिंग कर सकते हैं।